देखिए कल हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। अभी इस क्लास के अंदर कुछ नए स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, तो हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था। मैटर क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, और किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट के अंदर। नॉर्मली हमारे आसपास ये तीन स्टेट में दिखाई देता है। उसके अलावा आपने ये पढ़ा था कि सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड को गैस में बदलेंगे तो उसको बॉइलिंग बोला जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे दैट इज कंडेंसेशन, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, वाटर को ठंडा करेंगे तो आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस थी इसको फ्रीजिंग बोला था। और एक प्रोसेस थी डायरेक्ट सॉलिड, किस में कन्वर्ट होता था, गैस में। डायरेक्ट जो है सॉलिड वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में मटेरियल जाता ही नहीं है। तो ये जो आपने प्रोसेस पढ़ी थी इसको बोला था सब्लिमेशन। इसी तरह से अगर कोई गैस है उसको हम ठंडा करेंगे तो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो इसका मतलब वो जो प्रोसेस है वो भी सब्लिमेशन है। ओके, अब ऑल द स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स फॉर अटेंडेंस। आपकी स्क्रीन पर मोर ऑप्शन होगा, मोर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके अंदर आपको मिलेगा रेज योर हैंड, उस पर क्लिक कर दीजिए। यस, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर में लिखा हुआ है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और जो नए स्टूडेंट्स आज ऐड हुए हैं उनको मैं बता दूं, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए 3 नोटबुक्स लगानी है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए आपको 3 नोटबुक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कितना, 120 पेजेस का आप एक रजिस्टर लगा सकते हैं। 120 पेजेस का रजिस्टर लगाएंगे केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए और बायोलॉजी के लिए। तो अभी हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री के लिए एक रजिस्टर आपको प्रिपेयर करना है। मैं नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में सेंड करूंगा, यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है। लेकिन आज आपको ये लिखना पड़ेगा, ये टेबल आपको अपनी रफ नोटबुक में बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम चैप्टर को स्टडी करेंगे। इस टेबल के बेसिस पर 1 बाय 1 सबको स्टडी करना है हमें। सबसे पहले बात, हमारे आसपास सराउंडिंग में मटेरियल मिलता है। वो मटेरियल जिस भी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में है, वो तो उसकी स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट होगी कि वो कैसा दिखाई देता है, उसका अपीयरेंस क्या है। लेकिन इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि जो मटेरियल मिल रहे हैं वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं, प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में मिल रहे हैं या इम्प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में मिल रहे हैं। प्योर सब्सटेंस मतलब कि जैसे मैंने एक आयरन का ऑब्जेक्ट लिया तो उसमें सारे पार्टिकल्स आयरन के, तो हमने बोला ये तो एलिमेंट है, ये तो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में ये स्टडी करना है कि सब्सटेंसेस किस फॉर्म में मिलेंगे, प्योर फॉर्म में मिलेंगे या इम्प्योर फॉर्म में मिलेंगे। मतलब कि वो सब्सटेंस अकेला मिलेगा, इंडिविजुअल मिलेगा, या वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स होकर के मिलेगा, ठीक है। और मैटर आपको पता है किसको बोलते हैं, मैटर बोलते हैं मटेरियल को। अब देखिए मटेरियल जो है, अब देखिए सेकंड चैप्टर का नाम ही आपको पता लग रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये बोल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास का जो मटेरियल है वो प्योर है, ठीक है। वही चेक करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले आप सब्सटेंसेस पढ़ेंगे प्योर और इम्प्योर फॉर्म में, फिर हम ये देखेंगे कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको प्योर फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है, मतलब हम उनको फिल्टर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास सॉल्ट और वाटर का एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है, इसको मिक्सचर बोला जाता है। सॉल्ट एक सब्सटेंस है, वाटर एक सब्सटेंस है, दोनों को मिक्सअप कर दिया तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अब इसको सेपरेट करना है, सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, हीटअप कर देंगे। हीटअप करेंगे तो वाटर तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट तो 100 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड ही रहता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में उस बीकर के अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्ट और वाटर इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंसेस की सेपरेशन की प्रोसेस क्या होती है, हम अलग अलग सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, या इम्प्योर सब्सटेंसेस आपको बोलना पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलिए या मिक्सचर्स बोलिए, एक ही बात है। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है एलिमेंट,
एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट, अब एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को डिवाइड किया है 3 सब्सटेंसेस के अंदर, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। ठीक है, तो जो भी हमारे आसपास जो भी मटेरियल्स दिखाई दे रहे हैं उनमें से कुछ मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे और कुछ मेटलॉइड्स होंगे, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो चिप्स बनी हुई है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी हुई है, जिनको सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है या जिनको मेटलॉइड्स भी बोला जाता है। सेमीकंडक्टर या मेटलॉइड दोनों नेम इसके लिखे जा सकते हैं। ये पूरा डिस्कस करेंगे हम, अभी तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैटेगराइजेशन क्या है, एक एक करके पूरा डिस्कस होगा। अब देखिए इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस को कैटेगराइज किया गया 2 कैटेगरीज में, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस का मतलब एक जैसा दिखता हो मिक्सचर, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो तो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका कॉम्पोजिशन एक जैसा रहेगा। जैसे ही आप उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो ऊपर से जितना नमकीन होगा उतना ही नीचे से नमकीन होगा। ठीक है, तो पूरा वाटर एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। पूरा वाटर जो होगा, जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, वाटर और सॉल्ट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह से वाटर में अगर आपने इंक डाल दी तो उसका कलर सेम दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि नीचे से ज्यादा डार्क था, ऊपर से कम डार्क था, बीच में से कलर था ही नहीं। नो, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनेगा। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनेगा तो होमोजेनियस मिक्सचर है। और होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस की 2 कैटेगरीज है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, सस्पेंशन और कोलॉइड। सस्पेंशन और कोलॉइड। सस्पेंशन जैसे कि वाटर के अंदर आपने सैंड को डाल दिया, मिट्टी को डाल दिया या चॉक पाउडर को डाल दिया। अब आप चम्मच लेकर के बैठे हैं, हिलाए जा रहे हैं उसको, देख रहे हैं गिलास के अंदर जो पानी है उसके अंदर तो वो सैंड या चॉक पाउडर मिक्स ही नहीं हो रहा। स्टिर कर रहे हैं चम्मच से, ऐसा हिला रहे हैं, लेकिन वो मिक्सअप ही नहीं हो रहा। मिक्सअप नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो सस्पेंशन है। उसमें पार्टिकल्स आपको विजिबल होंगे, वो वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होगा। कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होगा इसलिए वो सस्पेंशन है। कोलॉइड, कोलॉइड जो है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों के बीच की एक स्टेट है, बीच की एक फॉर्म है, जिसमें आप लोग ये पढ़ते हैं जैसे कि हम लोग क्रीम यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं स्किन पर लगाने के लिए, उसके अलावा शेविंग क्रीम आती है, जेल आता है बालों में लगाने के लिए। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये कोलॉइड के एग्जांपल्स। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जनरल एग्जांपल्स इसके कहाँ देखने को मिलते हैं। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज है सबकी अलग अलग, इनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड पहले आप प्रॉपर्टीज को समझिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्या होंगे। ठीक है, तो अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर पे बाद में जाएंगे, अभी जाएंगे प्योर सब्सटेंसेस पे। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आपको स्टडी करना है एलिमेंट्स। ठीक है, और एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं? एलिमेंट्स है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो मैं सबसे पहले आपको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर प्योर सब्सटेंस के अंदर मैं आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन बताता हूँ, एलिमेंट्स के अंदर फिर हम पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस देख लीजिए क्या होता है। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, ये चार्ट बना लीजिए आप अपनी रफ नोटबुक में। अगर बना लिए तो प्लीज रेज योर हैंड। जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने शायद अभी नहीं बनाया है तो वो बना लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज वेट फॉर 2-3 मिनट्स। सम स्टूडेंट्स आर मेकिंग दिस चार्ट और कुछ बच्चों ने अभी क्लास में एंट्री मारी है। बेटा टाइम पर रही है, 10 मिनट की क्लास तो खत्म हो चुकी है, 10-12 मिनट तो जा चुके हैं। 40 मिनट की क्लास है, 10 मिनट आप लेट आ रहे हैं। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए थे मैंने वो तो सब नोट कीजिए जल्दी से। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज इस टेबल को बना लीजिए। हम इसी टेबल के बेसिस पर, ये जो चार्ट मैंने बनाया इसी चार्ट के बेसिस पर चैप्टर को स्टडी करेंगे। लिखिए मैटर, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स, फिर कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में लिखिए मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। देन इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस में लिखिए होमोजेनियस,
मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में लिखेंगे ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस में लिखेंगे सस्पेंशन एंड कोलॉइड। डू इट फास्ट, न्यू स्टूडेंट्स जो भी हैं वो जल्दी से ये चार्ट बना लीजिए। ओके, अब देखिए मैं आपको प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बताता हूँ कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और फिर हम चलेंगे मेटल नॉन मेटल्स पर। एलिमेंट्स पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बाद मेटल नॉन मेटल्स पर। तो इस चार्ट का ये वाला हिस्सा कंप्लीट करते हैं, प्योर सब्सटेंस से एलिमेंट पर, एलिमेंट से मेटल और नॉन मेटल को स्टडी करते हैं। पहले मेटल नॉन मेटल को स्टडी करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज मेटलॉइड्स में होती हैं। तो सबसे पहले हमें किसको स्टडी करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेटलॉइड्स के बारे में बताया जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस देखिए, द सब्सटेंस which is made up of only one kind of particles, only one kind of particles is called a pure substance। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। ये कह रहा है ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना है, ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना है उसको बोल देंगे प्योर सब्सटेंस। सिंपल डेफिनेशन है। अब एग्जांपल क्या लिखेंगे प्योर सब्सटेंस के, जैसे कि मैंने एक आयरन का ऑब्जेक्ट लिया, ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, ये आयरन ऑब्जेक्ट ले लिया अपने भैया। अब इसमें सारे पार्टिकल्स आयरन के, आयरन का जो सिंबल है वो Fe होता है, फेरस लैटिन नेम है, उसके नाम पर इसका सिंबल बनाया गया, और ये सारे पार्टिकल्स आयरन के। तो ये पूरा मटेरियल सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना है, आयरन पार्टिकल से, तो इसलिए हम बोलेंगे ये प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है। वाटर, वाटर की बात करते हैं, मैं सारे एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। वाटर जो है वो एलिमेंट में नहीं आएगा, वो एक कंपाउंड है। तो मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर ये कंपाउंड को डाल दिया H2O, इसमें सारे पार्टिकल्स किसके हैं, इसमें सभी पार्टिकल्स H2O के हैं। ये बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने वाटर फिल किया, ठीक है, और इसके अंदर जो सारे पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स H2O के हैं, सारे पार्टिकल्स वाटर के हैं, तो हम बोलेंगे ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन ये एक कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड। अब इस पर आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड को भी अलग से स्टडी किया जाएगा, लेकिन पहले डिफरेंस देख लीजिए। प्योर substances are those substances in which is made up of only one kind of particle। The substances या the substance which is made of single particle, single kind of particle या one kind of particle, ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिवाइड किया गया। अब एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखिए क्या होगी, फिर कंपाउंड की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। So I am writing the definition of element। एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट उसको बोला जाएगा which cannot be split up। The substance, or we can say that an element is a एक सिंपल डेफिनेशन लिख देते हैं, चलो ये लिख, an element is a substance which cannot be split up, into simpler substances, which cannot be split up into simpler substances, या आप बोल सकते हैं which cannot be split up into, ठीक है, simpler substances या simpler particles भी लिख सकते हैं, simpler या simple substances। तो ये एलिमेंट है। ये कह रहे कि एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, स्प्लिट अप नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको आयरन का एक ऑब्जेक्ट दिया, आप उसको तोड़ रहे हैं, आपने उसको तोड़ा, दो पार्ट हो गए, अभी भी वो आयरन है। फिर आपने उन दो पार्ट्स को आगे और तोड़ दिया, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं,
ये एक ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया, इसके 2 पार्ट्स हो गए। अब फिर हमने इसको बीच में से कट कर दिया, फिर इसके 4 पार्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। अब आप इसको छोटा छोटा करते जा रहे तो सॉरी, तो ये सारे ही क्या है, ये सारे ही आयरन के, ये सारे ही आयरन है। तो आप इसको तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन वो तो आयरन की स्टेट में ही रह रहा है, स्प्लिट अप नहीं हो रहा, सिंपलर पार्ट में नहीं टूट रहा। अब हम इसको तोड़ते जाएंगे, लास्ट में देखेंगे कि ये आयरन पार्टिकल से मिलकर के बना था। आयरन का पूरा जो ब्लॉक था, पूरा जो एक पार्ट था हमारे पास, वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ था, उसमें सारे आयरन के पार्टिकल्स थे। तो लास्ट में जाकर के एक पार्टिकल मिला आयरन, एक छोटा सा पार्टिकल मिला, हम देख रहे हैं कि उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो किससे मिलकर के बना है, वो एक एलिमेंट है, इसलिए तो बोला जा रहा है एलिमेंट। तो एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिनको हम स्प्लिट अप नहीं कर सकते, सिंपल सब्सटेंस। एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होंगे जिनको हम स्प्लिट अप नहीं कर पाएंगे, सिंपल सब्सटेंस। अब कंपाउंड में देखिए, यस मिस्टर निखिल। यस सर। हाँ जी बोलिए। मिस्टर निखिल, तो हम देखिए एलिमेंट को पढ़ रहे थे। एलिमेंट देखिए क्या डेफिनेशन बताइए, याद कर लीजिए। एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको सिंपल पार्ट्स में स्प्लिट अप नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। कंपाउंड, कंपाउंड में देखिए कंपाउंड किसको बोलेंगे, द सब्सटेंस which is made of 2 or more elements, chemically combined together। कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनेगा, और वो एलिमेंट्स कैसे जुड़े होंगे, केमिकली कंबाइंड होंगे। केमिकली कंबाइंड होने का मतलब है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से वो एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहेंगे, तो हम उसको कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताया, H2O वाटर, ये एक क्या है, ये एक कंपाउंड है। अब कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो इसमें 2 पार्टिकल्स तो होते हैं हाइड्रोजन के और एक पार्टिकल होता है ऑक्सीजन का। तो ये 3 पार्टिकल से मिलकर के बना होगा ये कंपाउंड। अब इसमें देखो 2 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के जो भी सब्सटेंसेस बने हैं उनको कंपाउंड बोला जाता है। जो 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा, उनको कंपाउंड बोला जाएगा। लेकिन ये भी प्योर सब्सटेंस है। अब ये इसका एक पार्टिकल है, ये वाटर का 1 पार्टिकल है। अब हमारे पास 1 गिलास पानी है, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे इसके होंगे, वो सारे H2O के पार्टिकल्स होंगे। तो अभी यही तो बताया था मैंने, अगर मैं एक बीकर लूंगा और उसके अंदर वाटर को फिल करूंगा, ये मैंने एक बीकर लिया, इसमें वाटर को फिल किया, तो ये सारे पार्टिकल्स किसके दिखाई देंगे आपको, ये सारे पार्टिकल्स आपको H2O के दिखाई देंगे। तो इस बीकर के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो सब H2O के पार्टिकल्स हैं। तो अगर एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे पार्टिकल 1 काइंड ऑफ पार्टिकल है, सेम पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये प्योर सब्सटेंस। तो वाटर भी प्योर सब्सटेंस में काउंट होगा, वाटर भी प्योर सब्सटेंस में काउंट होगा, क्योंकि जो इसके अंदर सभी पार्टिकल्स होंगे, सारे के सारे जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सब H2O के पार्टिकल्स। H2O एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के बना है। और एग्जांपल सुनिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जिसको CuSO4 से लिखा जाता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब मैंने एक यहाँ पर कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया, तो सारे पार्टिकल्स किसके होंगे, ये पहला पार्टिकल है CuSO4, ये दूसरा पार्टिकल है CuSO4, इसी तरह से और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं CuSO4, ये CuSO4, और ये कौन से कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। तो सारे के सारे पार्टिकल कॉपर सल्फेट के। तो मैंने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट के बॉक्स के अंदर से थोड़ा सा पाउडर निकाल करके यहाँ पर हथेली पर रख लिया, पाम पर रख लिया। अब मेरी हथेली पर जो भी ब्लू कलर का ये कंपाउंड है, उसमें सारे पार्टिकल्स किसके हैं, उसमें सारे के सारे पार्टिकल्स हैं CuSO4 के। पहला पार्टिकल CuSO4, दूसरा पार्टिकल CuSO4, तीसरा पार्टिकल CuSO4,
ऐसे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनसे मिलकर के हमें जो दिखाई दे रहा है उसी को तो सब्सटेंस बोल रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं। और ये प्योर स्टेट में, किस स्टेट में होगा? प्योर फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि सभी पार्टिकल CuSO4 कॉपर सल्फेट के हैं। और कंपाउंड क्यों बोलेंगे इसको? कंपाउंड क्यों बोलेंगे इसको? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। और ये कितने एलिमेंट से मिलकर के बना है? ये 3 अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिलकर के बना है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? इसलिए हम कॉपर सल्फेट को भी क्या बोलेंगे? इसको भी हम कंपाउंड बोलेंगे, CuSO4। पहला एलिमेंट है कॉपर, दूसरा है सल्फर, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के, अगर ये तीनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इन तीनों से मिलकर के जो कंपाउंड बन रहा है, जो सब्सटेंस बन रहा है, उसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। कंपाउंड की डेफिनेशन याद कर लीजिए, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनेगा। और वो एलिमेंट्स कैसे जुड़े होने चाहिए? केमिकली। वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड होने चाहिए। यस निष्ठा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Sir, I want to ask that you have told that compound is that which contains 2 or more elements. But sir, if we take H2 and CO2 in one substance, will that be compound? Because sir, there are 2 types of elements and they are different types of formulas, H2O and CO2. नो, वो एक मिक्सचर बनेगा, वो एक इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। देखिए इनका क्वेश्चन क्या है, सर म्यूट कर दीजिए। जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है, अब आपने इस कंटेनर में H2 गैस भी फिल कर दी, ठीक है, तो ये पार्टिकल H2 का हो गया। और आपने CO2 भी फिल कर दी, तो ये पार्टिकल CO2 का हो गया। अब कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन और CO2, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों गैसेज है, और ये दोनों गैसेज का मिक्सचर है, केमिकली कंबाइंड नहीं है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ये पार्टिकल सभी अलग अलग है। H2 के हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स अलग है, CO2 गैस के पार्टिकल्स अलग है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, 2 अलग अलग गैसेस को इसके अंदर फिल करेंगे, एक हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे और कौन सी गैस को फिल करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल करेंगे। तो हाइड्रोजन फिल कर दी, CO2 फिल कर दी, ये क्या बनेगा? ये एक मिक्सचर बनेगा, प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा ये, फिर ये बन जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस। अभी हमारे आसपास जो एयर है ना सराउंडिंग में, वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है, वो एक मिक्सचर है। तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसेस का मिक्सचर है एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर। तो एयर एक मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। एयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेज है और वो सब मिक्सअप हुई हुई है एक दूसरे के अंदर। तो दिस इज इम्प्योर सब्सटेंस। अब देखिए एलिमेंट्स आपने पढ़ ली, एलिमेंट्स वो है जिनको स्प्लिट अप नहीं किया जा सकता, कंपाउंड वो है जिनको स्प्लिट अप कर सकते हैं, जिनको स्प्लिट अप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर के बने हैं। अब जैसे ये H2O था, H2O का मैंने आपको पार्टिकल बताया ना कैसा होगा, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है H सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो ये है H2O। मैंने किसी भी तरह से हीट एनर्जी दी, इलेक्ट्रिसिटी पास की इसके अंदर, या इसको लाइट एनर्जी दी, तो मैंने इसको एनर्जी देकर के इनके बीच के ये बॉन्ड्स को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों अलग अलग हो गए। तो कंपाउंड्स को स्प्लिट अप किया जा सकता है, कंपाउंड्स को स्प्लिट अप किया जा सकता है, लेकिन एलिमेंट्स को स्प्लिट अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये एलिमेंट वो होते हैं जिनको स्प्लिट अप नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, कंपाउंड वो होते हैं जिनको स्प्लिट अप कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। क्यों? क्योंकि वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर के बने होंगे और हम उन एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के। ओके, तो ये हुआ एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। अब एलिमेंट, मेटल और नॉन मेटल्स को स्टडी करते हैं। ये चार्ट आपने बना रखा है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके नोट्स भी मैं आपको सेंड करूंगा आज PDF फाइल में, स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस जितने भी मैं अभी करवा दूंगा, वो आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। So we are discussing about the metals and non-metals. Metals and non-metals. अब इनको हम लोग कंपैरिजन में स्टडी करते हैं। कंपैरिजन में स्टडी करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हम इजीली लर्न रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, और ये सबसे अच्छा मेथड रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ।
प्रॉपर्टीज आपको पता लग गई तो हम उससे डेफिनेशन बना लेंगे कि मेटल किसको बोलेंगे और नॉन मेटल किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें मेटल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता लग गई तो हम उससे क्या क्रिएट कर लेंगे, हम उससे डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए मेटल, मैं यहाँ पर वर्ड लिखूंगा कुछ, मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल। अब देखिए एक वर्ड यूज किया मैंने, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी कोई सब्सटेंस नहीं है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हैमर से स्ट्राइक किया या किसी और ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक किया तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो वो सब्सटेंस ब्रेक डाउन नहीं होगा, टूटेगा नहीं। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थिन शीट्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थिन शीट्स में। तो अब देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास ये आयरन नेल है, दिस इज आयरन नेल। ये लोहे का हमने एक कील लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट लिया हमने एक चौक, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया हमने एक चौक लिया, या इसकी बजाय हम लोग पेंसिल लीड का यूज कर सकते हैं। पेंसिल लीड होती है ना, पेंसिल के अंदर हम लोग जो लीड यूज करते हैं किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पेंसिल लीड। ओके, पेंसिल लीड एंड इट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब कार्बन की बनी होती है। तो ये पेंसिल लीड थी जिसका कलर तो जो था ब्लैक था। अब आपके पास दो अलग अलग सब्सटेंसेज है। अब आपको पता करना है कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। क्या करें? एक हैमर लेकर के आओ और इसको हम लोग क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे हैमर से। तो जैसे ही मैं इसको हैमर से स्ट्राइक करूंगा, ये थोड़ा डिजाइन बना देते हैं हैमर का। हाँ जी, तो हैमर से जैसे ही मैं इसको स्ट्राइक करूंगा, स्ट्राइक करते ही ये आयरन नेल ब्रेक डाउन होगा क्या? नहीं भैया, ये नहीं टूटने वाला, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। सॉलिड है ये, सॉलिड। तो जैसे ही मैं इस पर हथौड़े से स्ट्राइक करता हूँ, हैमर से स्ट्राइक करता हूँ, देखता हूँ कि ये ब्रेक डाउन नहीं होता। ब्रेक डाउन नहीं होता, लेकिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है थिन शीट में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल्स उनको बोला जाएगा जिनको हैमर से स्ट्राइक करने पर वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? थिन शीट में। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? उनके अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। तो मेटल्स जो है वो मेलिएबल बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं? बिकॉज व्हेन वी स्ट्राइक देम विद ए हैमर दे विल नॉट ब्रेक डाउन, दे विल कन्वर्ट इनटू थिन शीट। वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, टूटते नहीं है पीसेज में, और थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आयरन नेल को हम बोलेंगे ये मेटल है। अब इसके एग्जांपल सुनिए। एल्यूमिनियम फॉइल, खाना लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसको हैमर से बीट करके इतना पतला कर देते हैं कि एक पेपर की तरह थिन हो जाता है। फिर हम उसको यूज कर सकते हैं खाने को रैप करने में, फूड को रैप करने में यूज कर सकते हैं। गोल्ड फॉइल भी क्रिएट की जाती है। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। सबसे मेलिएबल मेटल कौन सा है? गोल्ड। तो गोल्ड को जब हैमर से बीट करते जाएंगे वो इतना पतला हो जाएगा कि बिल्कुल एकदम थिन शीट क्रिएट हो जाएगी, और उस थिन शीट को हम लोग यूज कर सकते हैं स्वीट्स को रैप करने में। मिठाइयों के ऊपर एक कवर लगा होता है ना, सिल्वर का, गोल्ड का, दोनों तरह के कवर, दोनों तरह की उसके ऊपर क्या की जा सकती है? लेयरिंग की जा सकती है। सिल्वर मेटल तो लगा ही होता है, चांदी जो है वो तो उसकी रैपिंग तो की जाती है। मार्केट से हम जो भी स्वीट्स लाते हैं उसके ऊपर सिल्वर की रैपिंग भी होती है। तो सिल्वर भी एक मेटल है, इसलिए तो उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया। और अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल है। जो गोल्डन टेम्पल है, जो गुरुद्वारा है, सोने का गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल बोला जाता है उसको, अमृतसर के अंदर है। तो उसके ऊपर भी गोल्ड की लेयर ही तो लगाई गई है। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है मेलिएबल मेटल है, उसको पीट के पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिल्कुल एक पेपर की तरह थिन हो जाती है, या उससे भी थिन कर सकते हैं गोल्ड को। तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? गोल्डन टेम्पल के ऊपर लगा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अब जो जो एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी को दिखाएंगे, ब्रेक डाउन नहीं होंगे और थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको हम बोलेंगे वो मेलिएबल है। तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं। अब पेंसिल लेड की बात करते हैं। हथौड़े को उठा करके यहाँ लाइए। ठीक है, अब ये जो हैमर है इसको जैसे ही हम यहाँ लाएंगे, ये थोर की हैमर है, जैसे ही इस पे मारेंगे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ब्रेक डाउन हो जाएगा
मतलब इसके 2 पीसेज हो गए, टूट गए। ये तो लीड थी, पेंसिल लीड थी, तो जैसे ही मैंने हैमर से इसको स्ट्राइक किया, इसके 2 पीसेज हो गए। ये तो छोटे छोटे ऐसा पीसेज के अंदर क्या हो गया, ये तो ऐसा ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन हो गया तो हमने बोला अरे यार इसमें तो ये प्रॉपर्टी आ ही नहीं रही, तो बोलेंगे ये नॉन मेटल होगा ना, फिर ये मेलिएबल नहीं है, ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। ठीक है जी, क्या बताया मैंने आपको? देखिए इसमें नॉन लगाना है बस आपको, इसमें लिखेंगे मेलिएबल है, उसमें लिखेंगे नॉन मेलिएबल है। ओके, क्यों है नॉन मेलिएबल? अब स्टेटमेंट सुनिए। व्हेन वी स्ट्राइक द पेंसिल लीड विद द हैमर, इट विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस so that it is not converting into the thin sheet, so non metals are non malleable। तो कार्बन जो था वो नॉन मेलिएबल था। ओके, नेक्स्ट अब देखिए ये प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली ग्रेफाइट के बारे में। पेंसिल लीड को तोड़ दिया हैमर से स्ट्राइक करके, तो इससे हमें पता लग गया कौन से जो ऑब्जेक्ट हैं वो मेटल्स हैं और कौन से ऑब्जेक्ट नॉन मेटल्स हैं। जो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली नॉन मेटल है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सल्फर पाउडर की फॉर्म में होता है, येलो कलर का पाउडर है, प्योर सब्सटेंस है लेकिन नॉन मेलिएबल है, उससे भी थिन शीट नहीं बना सकते। अब जो पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जिसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे और पीसेज में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ये ब्रिटलनेस एक प्रॉपर्टी होती है। सो दोज मटेरियल व्हेन वी स्ट्राइक देम व्हिच कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस which break down into smaller pieces, जो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा छोटे पीसेस के अंदर, उन मटेरियल्स को क्या बोला जाएगा, these materials are brittle। तो इसको बोलेंगे नॉन मेलिएबल या आप इसको ब्रिटल भी बोलते हैं। ब्रिटल का मतलब भी यही होता है कि वो पीसेस में टूट जाता है जब हम उसको हैमर से स्ट्राइक करते हैं। अभी कुछ क्वेरीज आ रही हैं, तो क्वेरीज को डिस्कस करते हैं। एक बच्चा और था ना, लक्षित था क्या? Yes, Lakshit Taneja. Yes, sir. Sir, my Yes, doubt what is is it? clear. Sir, Doubt my is doubt clear? is clear. Yes, sir. Okay, very I good. want. Okay, okay. Yes, Diksha. Diksha. The sound is not coming. बेटा अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। अगर और भी किसी को डाउट है देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी को देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग मेटल्स आर डक्टाइल। इन वर्ड का मीनिंग आपको पता लग गया ना, तो आप इजीली बता पाएंगे कि कौन डक्टाइल होता है और कौन नॉन डक्टाइल होता है। डक्टाइल, या इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं, डक्टिलिटी। Ductility is the property due to which some materials can be drawn into thin wires, जिनके हम क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं उनको खींच करके। तो वायर्स किसके बने होते हैं, आपको दिख रहे हैं। हमारे घर के अंदर जो वायरिंग की हुई है उसके अंदर कॉपर वायर है। बाहर खंबे पर जो वायर्स लगाई गई हैं, इलेक्ट्रिक पोल पर जो वायर्स आपको दिख रही हैं, वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है। कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स ही तो हैं। तो मेटल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। देखिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अभी इसका मैं मीनिंग बताता हूं आपको। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब है कि इनके तार खींचे जा सकते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इसका मतलब है कि मेटल्स के तार खींचे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, एक मेटल को एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा टाई कर दिया, बांध दिया। अब दूसरी तरफ से मैं क्या करने वाला हूँ, फोर्स लगाने वाला हूँ। इसको मैंने इधर से क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, टाई कर दिया, बांध दिया। अब दूसरी तरफ से मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, इसको खींचूंगा। ऐसा खींचूंगा तो ये टूटेगा नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा। ब्रेक डाउन नहीं होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायर्स में।
लेकिन ये तो प्लास्टिक है, इसको ऐसा खींच रहा हूँ ये तो टूट जाएगा। चौक है, इसको खींच रहा हूँ टूट जाएगा। ग्रेफाइट की पेंसिल लीड है, ग्रेफाइट है, उसको ऐसा खींच रहा हूँ वो भी टूट जाएगा। तो जो टूट रहे हैं ऑब्वियसली वो नॉन मेटल्स हैं, वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो रहे। लेकिन जिनको वायर में कन्वर्ट हम कर रहे हैं वो क्या होंगे, वो मेटल्स होंगे। कॉपर को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गर्म कर रहे हैं और इधर से फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, वो वायर में कन्वर्ट होता जा रहा है। गोल्ड को धीरे धीरे थोड़ा गर्म कर रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं, तो वो ऐसा खिंचता जा रहा है, वायर के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है, स्ट्रेच होता जा रहा है। एक लिमिट तक होगा, ये लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो टूट जाएगा। लेकिन वायर्स बनाए जा सकते हैं। नॉन मेटल्स के तो वायर्स क्रिएट नहीं किए जा सकते, नॉन मेटल्स के वायर्स क्रिएट नहीं किए जा सकते। अभी मैंने आपको बताया था नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है वो पीसेज में टूट जाएंगे। मैं उसको ऐसा खींच रहा हूँ, पेंसिल की लीड को ऐसा खींच रहा हूँ टूट गई, चौक को ऐसा खींचा टूट गया, वुड को ऐसा खींचा टूट गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वो नॉन मेटल्स होंगे फिर। ओके, तो डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिसकी वजह से वो वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं या उनके तार खींचे जा सकते हैं। और सबसे डक्टाइल जो मेटल है वो गोल्ड है। गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से 200 मीटर की वायर बन सकती है, बिल्कुल थिन वायर बनेगी लेकिन बन जाएगी।